नमस्कार, कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हाल ही में हुए बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इस राशि को बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सदन में सभी विधायकों से अपील करी कि वो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान की जो व्यवसाय है, तो जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीजों का भी है। तो इसमें आपके माध्यम सीएम ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। खराब फसलों को, जो खराब फसलें हुई हैं, उनका मुआवजा लगातार दिया जा रहा है और इसी समय सीएम ने सभी विधायकों से अपील करी है कि वो किसानों को जागरूक करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने जो मुआवजे की रकम है उसे भी बढ़ा दिया है और जहां पहले 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था, हमारी सरकार ने उसे बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हाल ही में हुए बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को जो नुकसान हुआ है उस पर चर्चा की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि बीमा ना होने पर फसलों के नुकसान पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ पहले दिया जाता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से इस राशि को बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने सदन में सभी विधायकों से अपील भी करी कि वो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम 1975 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में 7A का उल्लंघन करके रजिस्ट्रियां करवाने की बात विपक्ष ने कभी भी सरकार को नहीं बताई, बल्कि सरकार ने स्वयं इस पर संज्ञान लिया। वहीं वर्ष 2010 से 16 तक की जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो 7A ये एक धारा है जिसके अंतर्गत कोई भी शहरी एरिया के अंदर जब रजिस्ट्री कोई व्यक्ति कराता है अपनी जमीन की, तो उससे पहले एनओसी उसको लेना पड़ता है अर्बन लोकल बॉडी और टाउन कंट्री प्लानिंग से। ये एक्ट वास्तव में 1975 में बना था सबसे पहले। उसमें एक 7A धारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर उसके कुछ प्रावधान बदलते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अधिकारी भ्रष्ट पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो रजिस्ट्रियां हुई हैं 2010 से लेकर के 16 तक की सभी की जांच करवाई जा रही है और यहां पर जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में भिवानी और नारनौल एयर स्ट्रिप्स के स्टेटस की अपडेट्स लेने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान बैठक में जहां पिछले टारगेट को लेकर के अधिकारियों से जवाब तलबी की गई, वहीं चालू किए गए कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, हैंगर, वीआईपी लॉन्च और गार्ड पोस्ट की ड्राइंग का गहनता से अध्ययन किया और रनवे की
ग्रेडिंग के कार्य और 33,000 केवी पावर लाइन को शिफ्ट करने से संबंधित पूछताछ भी की। इतना ही नहीं, अतिरिक्त हैंगर, लिंक टैक्सी, टैरक और एटीसी टावर आदि को लेकर के भी अधिकारियों से फीडबैक लिया है और सभी कार्यों की टाइमलाइन देते हुए उन्हें पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में भिवानी और नारनौल एयर स्ट्रिप के स्टेटस की अपडेट्स लेने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करी है। इस दौरान बैठक में जहां पिछले टारगेट को लेकर के अधिकारियों से जवाब तलबी की गई, वहीं चालू किए गए कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, हैंगर, वीआईपी लॉन्च और गार्ड पोस्ट की ड्राइंग का गहनता से अध्ययन किया। और आपको बताते चले, रनवे की ग्रेडिंग के कार्य और 33,000 केवी पावर लाइन को शिफ्ट करने से संबंधित भी उन्होंने सवाल किए और अधिकारियों से हर एक जानकारी यहां पर प्रोजेक्ट्स के बारे में ली गई है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त हैंगर, लिंक टैक्सी, टैरक और एटीसी टावर आदि को लेकर के भी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया और साथ ही साथ सभी कार्यों को टाइमलाइन देते हुए पूरा करने के निर्देश यहां पर डिप्टी सीएम ने सभी अधिकारियों को दे दिए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर अधिकारियों के साथ दुष्यंत चौटाला ने बैठक करी, तमाम दिशा निर्देश उनकी तरफ से लिए गए हैं और साथ ही साथ यहां पर समय पर हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और यहां पर हर एक कार्य को लेकर के क्या कुछ स्टेटस चल रहा है, क्या कुछ अभी काम पूरा करना है, इसके बारे में हर एक जानकारी उन्होंने ली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार के तीसरे बजट पर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी बजट की आलोचना की, साथ ही साथ पंजाब में हुई आम आदमी पार्टी की जीत पर आपको शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीती 8 मार्च को बजट पेश किया गया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा इस बजट को चिकना चुपड़ा और अच्छे भाषण वाला बजट करार दिया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद बलराज कुंडू। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट पेश किया गया? आपने कहा कि एक चिकना चुपड़ा और अच्छे भाषण वाला बजट था और दूसरी ओर अगर सरकार की बात करें, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बजट के अंदर हर वर्ग को जो है खास तौर पर ध्यान रख के इस बजट को निकाला गया। बिल्कुल, बजट में पूरा ध्यान रखा गया। 38,000 क्रम शिक्षा में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, 10,000 से ज़्यादा स्टाफ है। जो ओपीएस के लिए वो बैठे उनका प्रावधान कर दिया। जो आंगनवाड़ी की महिलाएं शक्ति बैठी हैं सड़कों में, आशा वर्कर बैठे उनका कर दिया। लाखों कर्मचारी जो 10 से 15 साल जो उसमें डीसी रेट पर नौकरी कर रहे हैं, वो अपने हक मांगने के लिए बात करें, उनका प्रावधान कर दिया। 30 से ज़्यादा हज़ार जो है ना क्लरिकल स्टाफ जो लगे हुए हैं, वो 19,800 में सिर्फ सैलरी उनको मिल रही है। उनका जो हक बनता है जिसमें उनकी सैलरी 35,400 बनती है, उसका प्रावधान कर दिया। क्या क्या बात करोगे। प्रदेश के किसान की आय दुगनी करने का प्रावधान कर दिया। प्रदेश के गरीबों को घर देने का प्रावधान कर दिया। बुजुर्गों को 5100 पेंशन देने का प्रावधान कर दिया। तो जो है खिलाड़ियों को जो उनके भत्ते देने का प्रावधान कर दिया। बिल्कुल मौज कर दी इस बजट ने, तो ठाठ कर दिया। लेकिन अब ये चिकनी चुपड़ी बातें चलने वाली नहीं हैं। प्रदेश के लोग अच्छी तरह इन बातों को समझ चुके हैं और इस सरकार की जो ये भाषण रूपी जो ये भाषण है, स्पीच जो ये बजट जो आया है, इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं। पिछले साल के बजट में 35% फंड इनका लैप्स हुआ है, जो यूटिलाइज नहीं हुआ। जो पिछली घोषणाएं की थी, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, फिल्म सिटी बनेगी, ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो सारी चीज़ें इनकी सिवाय जुमले के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश में आज भ्रष्टाचार, अपराध इतना ज़्यादा, आज सुबह सोशल मीडिया को देखो, अखबारों की फ्रंट पेज लाई, सारे डकैती, मर्डर, सारी चीज़ें, कितना एक आतंक मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। आज जो है ना अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है प्रदेश का हर वर्ग। तो आज प्रदेश का जिस तरफ माहौल जिस तरफ जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है और इस बजट में कोई प्रदेश के हित की, प्रदेश के भविष्य की कोई चीज़ें नहीं है। आज प्रदेश का युवा हताश और निराश है। युवाओं को जो भी देने का जो लॉलीपॉप और जो जुमला दुष्यंत
चौटाला की पार्टी ने, जो जजपा ने छोड़ा हुआ है, आज वो सबके सामने है कि प्रदेश के अंदर कितना उद्योग लगा है, कौन सी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिससे उद्योग 75% देने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, और इनको प्रदेश के विकास और भविष्य की, प्रदेश के युवाओं की, बच्चों की, प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, सिवाय जो है ना कि राज करने के और लोगों को बलगलाने के, झूठ बोलने के अलावा प्रदेश के पास कुछ नहीं। अगर अब बात करें हम कॉलिंग अटेंशन की, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में लगातार अगर हम बात करें डाडम हादसे की बात करें, उसके बाद आज की अगर बात की जाए मुआवजा राशि को लेकर फसलों की, किस तरीके से देखते हैं सरकार द्वारा जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि अभी तक जो है 9 लाख के करीब जो किसान थे जिनकी फसलें खराब हुई थी, उनमें से 1,51,000 के करीब जो है किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। तो दूसरी ओर लगातार जो है मुआवजा राशि बढ़ाने की भी, प्रति एकड़ बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। देखिए, मैंने आज ये दूसरा कॉलिंग अटेंशन लगा है, इससे पहले मेरा कॉलिंग अटेंशन लग गया था बेमौसमी बारिश में जो है फसल खराब होने की, उसमें से मेरा मैंने सरकार, आपने देखा होगा इस प्रकार का जवाब दिया था। मेरे 42 गांव हैं, मात्र जो है ना 14 गांव के लोगों को उसमें मुआवजा आया था, 6.5 करोड़ के आसपास का मुआवजा था, मैंने डिटेल बताई थी उसके अंदर। तो 42 गांवों से मात्र 14 गांवों के लोगों को मुआवजा अपने आप दर्शाता है कितना इनका फेयर है। और उसमें भी जो लोगों को जितना नुकसान था उसका 30% लोगों के भी नाम उसके अंदर नहीं थे, और 30% में से 10-15% तो फर्जी थे, जो इनके कार्यकर्ता थे भाजपा के, जिन्होंने फर्जी नाम अपने चढ़वा के उनको। तो नहीं, लोगों में इस बात का इनका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि इनकी करनी और कथनी में ये सिर्फ दिखाने के लिए, 100 का नुकसान है तो 10 रुपए बांट के और उसमें दिखाते हैं हमने वो चीज़ दे दी, अदरवाइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो सिर्फ अखबारों की, टीवी की खबर बनाने के लिए ऐसा करती है, अदरवाइज। सर, आपने बदलाव की बात करी, तो पड़ोसी राज्य अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ पे एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। पहली बार जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी सरकार आज जो है सरकार बनाने जा रही है, और आपने भी खूब उसकी सराहना करी। किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, आम आदमी पार्टी चौथी बार कामयाबी मिली है। पहले 2 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, एक विधानसभा में और दूसरी विधानसभा में कामयाबी मिलकर, और एक बड़ा जबरदस्त मैंडेट के साथ जो है ना पंजाब के लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। पंजाब के लोगों ने उस परिवारवाद को, उन राजाशाही को नकारने का काम किया, जिन्होंने प्रदेश को लूट लूट कर अपने घर भरने का काम किया, उन रजवाड़ों को नकारने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक नए विकल्प के रूप में जो है ना पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका देने का काम किया है। तो उसका जो मैंने बदलाव की बात की थी वो यही थी कि हरियाणा में भी अब जो चर्चा है, जो ये राजघराने परिवारवाद के जो रजवाड़े बैठे हैं, बने बैठे हैं, जिन्होंने प्रदेश को लूटकर हजारों कई हजार करोड़ की अपने सल्तनतें बना ली, अपने रजवाड़े खड़े कर लिए, उनको भी अब हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे पूर्ण रूप से नकार के मैं दावा करता हूं अगले विधानसभा चुनाव के अंदर ये रजवाड़ों में से कोई विधानसभा लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। ये टेम्परामेंट आज में हरियाणा प्रदेश की जो आम चर्चा बन चुकी है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो क्या ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर बलराज कुंडू जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नहीं बोला मैंने, आम आदमी पार्टी का, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ नया विकल्प बनेगा। लोग चाहे जो मर्जी करें, आपकी बात नहीं करें, मैं क्यों नहीं बना सकता पार्टी? कल को हो सकता मेरी पार्टी बना के मैं लोगों से पूछ के, अगर लोग इस बात को एक्सेप्ट मुझे करते हैं कि भाई आप आइए, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? आप पार्टी तो कोई जरूरी नहीं। आप पार्टी को अभी 2.5 साल पंजाब में काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, और उसके बाद उनका क्या होता है, मैं ये नहीं कर रहा कि भविष्य में किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता, क्या नहीं संभावनाओं को, लेकिन आज की डेट में कोई ऐसी बात करना बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी इस बात में। लेकिन ये पक्का है कि लोग जो है अब कोई ना कोई बदलाव देखेंगे, नया विकल्प जो है ना प्रदेश में 100% आएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। इन पुराने सिस्टम से, पुराने लोगों से, इनकी शैली से पूर्ण रूप से प्रदेश के लोग, युवा, इनका विश्वास उठ चुका है, उब चुके हैं। तो ये आपको नई चीज देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया है वो एक चिकना चुपड़ा और अच्छे भाषण वाला बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर बदलाव जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन।
यमुनानगर में बेमौसमी बरसात से पहले ही गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो वहीं अब तापमान बढ़ने पर पीला रथुआ नाम की बीमारी ने फसलों पर अटैक कर दिया है, जिससे किसानों की जो चिंता है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर किसानों की माने तो बीते साल के मुकाबले इस बार ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 53 एकड़ फसल में पीला रथुआ की बीमारी लग चुकी है, जिससे 20 से 30% फसल प्रभावित हो जाती है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को पूरी चौकसी बरतने की बात कह रहे हैं। तो आपको बताते चले, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अपनी खेती की यहाँ पर रखवाली करनी चाहिए, और किसानों की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं उनमें पीला रतुआ का जो कीड़ा है वो लग चुका है, और ऐसे में उनकी फसल 20 से 30% की खराब हो रही है। पीला रतुआ हमारे यहाँ मामले गांव में आया था पिछले 11 फरवरी को, और अब जैसे जैसे टेम्परेचर सुटेबल बन रहा है, उसके लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी और अधिक फैलने की है। अभी तक जिले में 53 एकड़ में हमारे यहाँ पीला रतुआ है, जो मोस्टली सढौरा और आपके बिलासपुर और आदौर ब्लॉक में। नहीं, कारण तो इसका पक्षियाँ पैथोजन है, एयर के साथ ही मूव होता है। जैसे जैसे हवा चलेगी और टेम्परेचर फेवरेबल मिलता है तो ये फैलता चला जाता है, और यही है। और जहाँ भी नमी मिलेगी, जैसे पीछे बारिशें हुई और हमारा जो बरसाती नदियाँ हमारे यहाँ से गुजरती हैं, उनके नज़दीक जहाँ भी नमी ज़्यादा है तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है इसके आने के। इसके लिए रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं पैकेज प्रैक्टिसेस में, चाहे आप टेबिकोनाजोल दवाई का स्प्रे कर सकते हैं या प्रोपिकोनाजोल दवाई 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि दवाई समय रहते कर देंगे या शाम के समय, तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। पीला रतुआ एक वो बीमारी है जो गेहूं में पैदा हुई है, जो इस फसल में पैदा हुई है। इस गेहूं की फसल में बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी का बहुत ही नुकसान हो गया आज की तारीख में। पहले तो बरसात से गेहूं खराब हो चुकी है और अब ये बीमारी लग चुकी है। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए मेरी सरकार से और कृषि विभाग से यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक इसके निजात पाने के लिए हमें कोई ऐसी दवाई दी जाए जिससे किसानों का नुकसान होने से बच सके। खबर समालखा से, जहां एनडीपीएस स्टाफ ने गुप्त सूचना मिलने पर एक खेत से अफीम के करीब 2000 पौधे कब्जे में लिए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने किसान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार किसान सरसों की फसलों के बीच अफीम की खेती कर रहा था। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएस कुंडू ने बताया कि उनके पास एनडीपीएस स्टाफ से कुलदीप सिंह का फोन आया। खेत में अवैध अफीम की खेती पाई गई, जिसके बाद सभी पौधों को 4 प्लास्टिक के बैग में मौके पर ही सील कर दिया गया और आरोपी के खिलाफ समालखा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। तो मौके से किसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। कि एक किसान जो है वो अफीम की खेती कर रहा है। जब मैं मौके पे पहुंचा तो वहाँ अफीम के कुछ पौधे कटे हुए पड़े थे, ठीक है, जो मेरे सामने जो है पकड़ के हमने पैक किए हैं, ठीक है जी। अब सील उनको कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली वो 2000 से ऊपर के पौधे हैं। मौके से किसान को पकड़ लिया गया, जिसका नाम सतीश सिंह। यमुनानगर के सेक्टर 17 हुड्डा में 2 साल पहले महिला पर चाकू से वार हुआ था। अब इस मामले में दोषी करार हो चुका है। घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज निधि बंसल की अदालत ने दोषी करार दिया। उसे 17 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। उसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई। तब से ये मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने सीसीटीवी को सबूत मानते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
कालका से समालखा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।